हेलो, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इन्फिनिटी के यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेसन में हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी को डिस्कस किया था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिली थी। चलिए आज के लेसन में हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक लिखते हैं सॉल्युबिलिटी के अंदर ही सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन में सॉलिड क्या है, सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है, सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन में सॉलिड डिजोल्व हो रहा है लिक्विड में, यानी सॉलिड सॉल्यूट है जो डिजोल्व होगा लिक्विड में, तो इसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी, यानी इसके मात्रा कितनी डिजोल्व हो जाए सॉल्वेंट में, इसको हम लोग कल पढ़े थे सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आज टॉपिक लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो लिखिए सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉलिड को इस लिक्विड में सॉल्युबल करवाता है और फिर नहीं करवाता है, यानी कौन है जो इसकी सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट डालता है, यानी क्या है जो इसको इसमें सॉल्युबल करवाता है, या फिर क्या है जो इस सॉलिड को इस लिक्विड में इनसॉल्युबल करवाता है। यानी आपके पास अगर एक सॉल्यूशन तैयार करना है, ये आपके पास एक बर्तन है, इसमें आपने ले लिया है सॉल्वेंट। ठीक है, इस सॉल्वेंट में आपने डाला सॉल्यूट, ये सॉल्यूट आपने इसमें डाला, सॉल्यूट को हमने माना बी और सॉल्वेंट को मान लिया हमने ए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है डिसोल्यूशन, यानी इसका इसमें घुलना, सॉल्यूट का सॉल्वेंट में घुलना। अब कौन कौन से कारक है जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को एक साथ मिक्स होने यानी घुलने में मदद करता है, या फिर कौन ऐसा कारक है जो घुलने में मदद नहीं करता है, कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं सॉल्युबिलिटी को। तो चलिए पहला कारक लिखते हैं। पहला फैक्टर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर। तो लिखते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर का मतलब उसकी पोलैरिटी से है। पोलैरिटी यानी पोलर मॉलिक्यूल है या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर नॉन पोलर आप जानते हैं, पोलर उसको बोलेंगे जिसमें प्लस माइनस चार्ज डेवलप होने की संभावना है, नॉन पोलर उसको बोलेंगे जहां पर प्लस माइनस चार्ज डेवलप होने की संभावना नहीं है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम नेचर के हों, यानी अगर सॉल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट पोलर है, तभी ये सॉल्यूट इसमें सॉल्युबल होगा। अगर सॉल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट नॉन पोलर हो जाए तो फिर इसका नेचर डिफरेंट होने के कारण ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ठीक है, यानी पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास NaCl है, ठीक है, या आपके पास KCl है, इनको अगर आप डिसॉल्व करेंगे H2O में तो आसानी के साथ डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर भी पोलैरिटी पाई जाएगी और यहां पर भी पोलैरिटी पाई जाएगी। ठीक है, जैसे आप ले लें अल्कोहल को पानी में डालेंगे तो भी सॉल्युबल होगा। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल भी पोलर मॉलिक्यूल, वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल, ये दोनों जब पोलर होगा फिर आपस में ये लोग बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी होगी अगर दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नेचर समान होंगे तब। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर असमान हुए, यानी सॉल्यूट पोलर हो गया और सॉल्वेंट नॉन पोलर हो गया, या फिर सॉल्यूट नॉन पोलर है और सॉल्वेंट पोलर हो गया, तब फिर सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल ये कि NaCl और KCl पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण H2O जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है इसमें डिसॉल्व होगा। लेकिन अगर इसी को एक दूसरा सॉल्वेंट ले लें जिसको हम लोग नाम दे दें बेंजीन, एक बेंजीन सॉल्वेंट ले लें और इस बेंजीन सॉल्वेंट में NaCl को घुलाने का कोशिश करें या KCl को घोलें या अल्कोहल को घोलें, तो यहाँ पर डिसॉल्व नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेंजीन क्या है? बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बेंजीन क्या है? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर होने के कारण पोलर मॉलिक्यूल यहां डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नॉन पोलर आ जाए, ठीक है, सॉल्यूट अगर कोई नॉन पोलर हो, नॉन पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट क्या? जैसे मान लीजिए एंथ्रासीन, एंथ्रासीन हो या नेफ्थेलीन हो, इन दोनों को फिर बेंजीन में डिसॉल्व करें तो आसानी के साथ घुल जाएगा, क्योंकि ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, तो घुल जाएगा। लेकिन इसी एंथ्रासीन और नेफ्थलीन को फिर से वाटर में घुलने की कोशिश करें, यानी ये नॉन पोलर सॉल्यूट, इसको घुलने की कोशिश करें वाटर में। वाटर क्या? पोलर सॉल्यूट, यानी H2O, यहां पर पोलैरिटी पाई जाती है, ठीक है। तो अगर यहां पर घुलने की कोशिश करें तो एंथ्रासीन और नेफ्थलीन यहां नहीं घुलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट और ये नॉन पोलर सॉल्यूट, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे नीचे कि नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलता है और पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलता है, ठीक है। चलिए, इसी चीज को एक लाइन लिखा है एनसीईआरटी में, उसको याद कर लीजिए। जैसे पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलता है, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलता है, तो इस चीज को लिखा हुआ है समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, ठीक है। समान समान को घोलता है, यानी अगर ये पोलर है, अगर ये पोलर है यानी सॉल्यूट पोलर है, तो सॉल्वेंट भी क्या होगा? पोलर होगा, यानी ये भी समान ये भी समान एक जैसा है तभी घुलेगा, ठीक है। और अगर ये नॉन पोलर है और दूसरा यानी सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है, तो क्या होगा? घुलेगा, क्योंकि ये दोनों एक समान है, ठीक है। अगर समान और असमान हो जाए तब फिर नहीं घुलेगा। तो ये हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर यानी ताप। टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को घोलना चाह रहे हैं पानी में, ठीक है। तो अगर घुलने के क्रम में या तो हो सकता है कि आपका प्रोसेस में हीट निकल रहा हो, या तो फिर घुलने के प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों को एक साथ मिक्स करने पर बनेगा सॉल्यूशन। इस डिसोल्यूशन वाले प्रोसेस में, यानी ये जो घुलने की प्रक्रिया चल रही है, इस घुलने की प्रक्रिया में अगर हीट रिलीज होता है तो रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे? एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और अगर इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है तो इस रिएक्शन को बोलेंगे इंडोथर्मिक, ठीक है। यानी आपके पास सॉल्यूट था, आपके पास सॉल्वेंट था, आपने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन तैयार हुआ, जैसे ही हीट निकलेगा तो बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब हीट एब्जॉर्ब होगा तब बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो हीट रिलीज होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट एब्जॉर्ब होगा इंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां तक तो ठीक है। अब बात है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। अगर हीट रिलीज हो रहा है रिएक्शन में यदि हीट रिलीज हो रहा है, इसका मतलब हीट कहां है? प्रोडक्ट साइड में है, निकल रहा है हीट। जैसे सॉल्यूशन बाहर आ रहा है, वैसे ही हीट भी रिएक्शन के बाद निकल रहा है। अगर हीट रिलीज हो रहा है और उसी समय टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ली चैटलियर प्रिंसिपल के अनुसार, ली चैटलियर ये बताता है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर इस टेम्परेचर के प्रभाव को कम किया जाए, ठीक है। यानी जैसे ही आप हीट टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इधर हीट है, इधर और ज्यादा हीट होने लगेगा, तो इसको डिक्रीज करने के लिए रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी।
तो हम लोग लिखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए तापमान बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगा। ठीक है, इसी तरह अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी आप हीट दे रहे हैं, रिएक्शन में हीट दे रहे हैं, फिर सॉल्यूशन बन रहा है, तो इसका मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इस रिएक्शन को उतना अधिक हीट मिलता जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हीट इसको चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने से हीट इस रिएक्शन को मिलता जाएगा, जैसे ही मिलेगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो यानी हीट एब्जॉर्ब करना है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा और हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए तापमान बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी और इंडोथर्मिक अभिक्रिया के लिए तापमान बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए ये हो गया तापमान। अगला लिखिए प्रेशर। तीसरा पॉइंट, लिखिए प्रेशर। प्रेशर यानी दाब। ठीक है, तो दाब बढ़ने या घटने पर इस सॉल्यूशन के सॉल्युबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड है और आपके पास सॉल्यूट सॉलिड है, तो सॉलिड और लिक्विड ये दोनों सॉलिड एंड लिक्विड ये दोनों क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। यानी यहां पर कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, ना के बराबर इनकम्प्रेसिबल है। अगर इनकम्प्रेसिबल है तो इसका मतलब यहां पर प्रेशर का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि दाब का सॉलिड सॉल्यूट के सॉल्युबिलिटी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। ठीक है, अगला लिखिए गैस लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट सॉल्वेंट आपका हो गया, क्या हो गया, लिक्विड। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया गैस। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है, यानी सॉल्वेंट लिक्विड, सॉल्यूट गैस, तब सॉल्यूशन को बोलेंगे गैस लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूट की इस सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हम लोग जानते हैं कि इस गैसियस सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो इस सॉल्वेंट के फिक्स्ड अमाउंट में घुल जाए, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट। ठीक है, चलो इसके फैक्टर्स को देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करता है। पहला फैक्टर, उसी तरह नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर जैसा होगा उस तरह से इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके पास सॉल्यूट पोलर सॉल्यूट है तो फिर पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा आसानी से। ठीक है, अगर आपका सॉल्यूट नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। सॉल्यूट पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में आसानी से डिजोल्व होगा, और अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से डिजोल्व होगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर टेम्परेचर, तो लिखिए टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी यानी ये आपके पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, और ये मान लिया आपके पास गैस के मॉलिक्यूल।
ठीक है, ये हो गया आपका लिक्विड सॉल्वेंट, और ये हो गया आपका गैस सॉल्यूट। ठीक है, तो गैस सॉल्यूट को क्या करना है, इस लिक्विड में डिसॉल्व करना है। इस लिक्विड में डिसॉल्व होने का मतलब हो गया, इस लिक्विड में डिसॉल्व होना है, आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल्स काफी नजदीक होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं, जबकि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस गैस को लिक्विड के अंदर डालना है, यही तो है सॉल्युबिलिटी। इस गैस को क्या करना है, इस लिक्विड में डिसॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे इस लिक्विड में डिसॉल्व होगा, इस प्रोसेस को नाम देंगे डिसोल्यूशन। क्या नाम देंगे इस प्रोसेस को, डिसोल्यूशन, विलीनीकरण। ठीक है, घुलने की क्रिया। अब अगर ये गैस है, डिसॉल्व होना है लिक्विड में, तो फिर क्या होगा, ये कंडेंस हो जाएगा, संघनन होगा यहां। ठीक है, यानी इसके मॉलिक्यूल जो थोड़े दूर दूर थे, इसको कंप्रेस करके, इसके मॉलिक्यूल जो दूर दूर थे, इसको कंप्रेस करके इस लिक्विड के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, संघनन होगा, यानी इस डिसोल्यूशन प्रोसेस में, इस डिसोल्यूशन प्रोसेस में हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा। क्यों रिलीज होगा, क्योंकि यह एक तरह का कंडेंसेशन प्रोसेस है। कंडेंसेशन प्रोसेस यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी इस गैस की बहुत अधिक है, इस काइनेटिक एनर्जी को कम करना होगा। अगर एनर्जी कम होगा तो एनर्जी कैसे कम होगा, तो हीट रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एनर्जी लॉस होगा, वो एनर्जी जो यहां से लॉस होगा गैस मॉलिक्यूल से, उसी एनर्जी को हम लोग बोलेंगे हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी यहां से रिलीज होगा। तो हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन, यानी गैस का लिक्विड में घुलने की प्रक्रिया। कैसा प्रोसेस है ये एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसका मतलब यह हो गया कि टेम्परेचर को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे डिक्रीज होगा। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, ये बात ठीक है। बात समझना था, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी हीट रिलीज हो रहा है। हीट रिलीज क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि गैस से लिक्विड बनने की प्रक्रिया, गैस से लिक्विड बनने की प्रक्रिया कैसा है, कंडेंसेशन प्रोसेस है। ठीक है, चलिए, तो गैस से लिक्विड बनने का प्रोसेस, गैस से लिक्विड में जाना, यानी डिसोल्यूशन जो हो रहा है वो गैस के मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं। कंडेंस होने का मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा था, उस काइनेटिक एनर्जी को कम किया गया है। काइनेटिक एनर्जी को कम किया गया है तो गैस का मॉलिक्यूल अपना एनर्जी रिलीज क्या होगा, किस फॉर्म में रिलीज क्या होगा, हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो हीट के फॉर्म में कभी भी रिएक्शन से, हीट के फॉर्म में कभी भी रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होगा तो बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और उस एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। इसीलिए मान लीजिए आपके पास पानी दिया गया हो, पानी यानी वाटर, इस वाटर में एक तरफ टेम्परेचर इंक्रीज रखते हैं यानी गर्म पानी रखते हैं, और दूसरी तरफ ठंडा, ठंडा का मतलब टेम्परेचर डिक्रीज है। ठीक है, तो यहां टेम्परेचर कम है, पानी में टेम्परेचर कम है, तो यहां पर जो गैस का सॉल्युबिलिटी है, गैस का सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगा, गैस का सॉल्युबिलिटी अधिक होगा, और यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है तो गैस का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो जो भी जलीय जंतु है, यानी जो भी एनिमल्स इसके अंदर रहता है, जैसे मछली हो गया, ठीक है, मछली हो गया या कोई सा भी जानवर, गर्म पानी में ज्यादा देर नहीं रह पाएगा। ठीक है, लेकिन ठंडे पानी में आसानी से रहता है। ऐसा इसलिए कि इसको यहां पर जितने भी ऑक्सीजन चाहिए वो आसानी से मिल जाता है, क्योंकि यहां पर गैस की सॉल्युबिलिटी अधिक है, तो यहां पर गैस की मात्रा अधिक होगी ठंडे पानी में, जबकि गर्म पानी में गैस की मात्रा कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम है, तो गैस यहां कम सॉल्युबल है, तो गैस की मात्रा कम है, तो यहां पर ऑक्सीजन मिलने की संभावना भी कम होती है। ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए लिखेंगे कि गैस सॉल्यूट की लिक्विड सॉल्वेंट में, गैस सॉल्यूट की लिक्विड सॉल्वेंट में
डिसोल्यूशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी घटती है। ठीक है, अगला टॉपिक लिखते हैं तीसरा, प्रेशर। प्रेशर, ठीक है, प्रेशर। जैसे आपको एक सॉल्यूशन बनाना है, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है लिक्विड और आपको यहां पर एक गैस है जिस गैस को डिसॉल्व करना है, इसके अंदर देना है। ठीक है, तो गैस को क्या करना है, सॉल्वेंट के अंदर लेके जाना है, डिसोल्यूशन करवाना है, घोलना है इसमें। तो घुलने की प्रक्रिया में जैसे जैसे इस गैस पर हम प्रेशर लगाएंगे, जैसे जैसे ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, वैसे वैसे इस गैस के मॉलिक्यूल इस सॉल्वेंट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे इस गैस का मॉलिक्यूल का सॉल्युबिलिटी इस सॉल्वेंट के अंदर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये अगला है प्रेशर। तो प्रेशर में देखा गया है कि जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, कितना इंक्रीज करेगी, यानी प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में एक रिलेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक लिख लीजिए, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, ठीक है, तो हेनरी कौन थे, हेनरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार बताया कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी इनके बीच एक संबंध, यानी हेनरी ने पहले बताया, सबसे पहले हेनरी ने बताया कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच एक संबंध है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। इसका मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यानी सॉल्युबिलिटी उतना अधिक होगा जितना अधिक प्रेशर होगा। ठीक है, तो गैस का प्रेशर जितना अधिक होगा सॉल्युबिलिटी उतना अधिक होगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी है सॉल्यूट की इस सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट, है ना। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना घुला है इस गैस का, उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अगर सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन मान ले, यानी कितने मोल घुले हैं, ठीक है, कितने मोल घुले हैं उसका फ्रैक्शन मान ले सॉल्युबिलिटी को, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा और सॉल्युबिलिटी को हम मान ले मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हेनरीज नियम क्या बतलाता है, हेनरीज नियम ये बताता है कि किसी निश्चित टेम्परेचर पर किसी गैस का किसी सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है, या फिर ये बताता है कि किसी गैस का प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो लिख लें मोल फ्रैक्शन को बोलते हैं x। ठीक है, तो प्रेशर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं और लगाते हैं एक कांस्टेंट जिसको बोला गया KH और x। ये KH क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, हेनरीज लॉ में इस्तेमाल हुआ है, इसको बोलेंगे हेनरी कांस्टेंट या हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हर गैस के लिए KH का मान अलग अलग होता है और KH का मान एक निश्चित ताप पर होता है। यानी जैसे ऑक्सीजन गैस है, इसके लिए KH का मान अलग होगा, नाइट्रोजन गैस को घोला गया पानी में, उसके लिए KH का मान अलग होगा। ठीक है, लेकिन KH का मान इससे भी अलग होगा। अगर ऑक्सीजन 293 टेम्परेचर पर है तो अलग KH होगा, और ऑक्सीजन अगर 303 केल्विन टेम्परेचर पर है तो भी KH का मान अलग होगा। यानी KH का मान गैस के नेचर पर तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हेनरीज लॉ और सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो चलो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन का मान बढ़ता चला जाएगा।
ठीक है। तो इसको अगर एक ग्राफ में दिखाना चाहें तो ग्राफ में कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। अगर मान लें ये है मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन? उस गैस का, जिस गैस को हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं। और ये हो गया आपका प्रेशर, किसका प्रेशर? उस गैस का प्रेशर, ठीक है, जिस गैस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जो भी गैस है, और ये प्रेशर, प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, उस गैस का अपना प्रेशर, ठीक है। प्रेशर तो है, कौन सा प्रेशर है? उसका अपना वाला प्रेशर, जो भी अपना प्रेशर है वो, और मोल फ्रैक्शन। तो जैसे जैसे ग्राफ रखेंगे वैसे पता चलेगा कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर का भी मान बढ़ेगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन जैसे और आगे जाएगा प्रेशर का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और P बराबर KH.X, इसको हम लोग बोलेंगे हेनरीज लॉ, ठीक है। अगले लेसन में हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन।